4 नंबर चैप्टर हम लोग अब लाइफ साइंस का पढ़ेंगे। 4 नंबर चैप्टर है क्रम विकास और अनुकूलन, इवोल्यूशन एंड एडॉप्टेशन। ये दो चीज़ से मिलके ए और बी करके यहाँ पढ़ेंगे। तो 4 का ए हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। 4 का ए है क्रम विकास, इवोल्यूशन। इसकी परिभाषा, क्रम विकास क्या है? पहले तो धरती पर जीव आया तो बहुत ही सरल जीव था। नाइन्थ क्लास में जीवन की उत्पत्ति, यहाँ भी जीवन की उत्पत्ति पढ़ना है। तो धीरे धीरे क्रमशः सरल सजीवों से जटिल सजीवों में परिवर्तित होना, कालांतर में बहुत समय के बाद धीरे धीरे क्रमशः, क्रम विकास नाम है इसका, क्रमशः सरल से जटिल जीवों की उत्पत्ति होना, उसको हम क्रम विकास कहते हैं। लगभग 5 से 6 खरब वर्ष पहले, अरब खरब कहते हैं, खरब वर्ष, 5 से 6 खरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ये माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई, क्योंकि सूर्य और उसके ग्रह मिलकर के सौर मंडल बनाते हैं, जैसा पहले भी जानते हो। तो सूर्य से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। कितना पहले? 5 से 6 खरब वर्ष पहले। अब आपने लिखा था 5 से 6 खरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस पृथ्वी के निर्माण के बाद लगभग 3.5 खरब वर्ष पहले, 3.5, 3.5 खरब वर्ष पहले प्रथम कोशिका, प्रथम जीव इस पृथ्वी पर बना। जीव बना तो बिल्कुल सरल था। धीरे धीरे उसमें क्रमिक परिवर्तन होने लगे और उसमें जटिलताएं आने लगी। सरल से जटिल में परिवर्तन होना ही क्रम विकास कहलाता है। यहाँ परिभाषा हमने लिखा है, धीरे धीरे। देखो, क्रमिक परिवर्तन हम बोल देते हैं, ब्लैक बोर्ड पर साफ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको हमारी बोली बात को खुद ध्यान सुनोगे। धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रारंभिक सरल जीवों से, प्रारंभ में सरल जीव हुआ, प्रारंभिक सरल जीवों से कालांतर में, कालांतर बहुत से समय के बाद जटिल जीवों की उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्रम विकास कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज से 5 से 6 खरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी उसमें एकदम गर्म थी, क्योंकि सूर्य से उत्पन्न हुई थी, और वातावरण निर्जीव था। सजीवता कब आई? जब ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन को हम प्राण वायु कह रहे हैं। ऑक्सीजन जब आई तो सजीवता आई। उसके पहले वातावरण निर्जीव टाइप का था, उसमें कोई सजीवता नहीं थी। तो पृथ्वी तो एकदम गर्म थी। तो इस पर पृथ्वी की उत्पत्ति 5-6 खरब वर्ष पहले हुई, लेकिन उस पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 खरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन, सबसे पहला जीवन उत्पन्न हुआ। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विषय में विभिन्न तरह के वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह के सिद्धांत दिए, लेकिन विभिन्न सिद्धांत को हम पढ़ेंगे नहीं। जो सर्वमान्य सिद्धांत है उसी को पढ़ना है। 9वीं क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हो। सर्वमान्य सिद्धांत किसका? ओपेरिन का सिद्धांत। ओपेरिन क्या सिद्धांत है? ओपेरिन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपने द्वारा लिखी हुई पुस्तक में अपना सिद्धांत दिया। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, धरती पर, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, उनकी लिखी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। 1923 ईस्वी में, ये 20वीं सदी घटना है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। 1923 ईस्वी में उन्होंने जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत दिया। नेचुरलिस्टिक थ्योरीज को कहते हैं, प्राकृतिक उत्पत्ति का सिद्धांत। प्राकृतिक उत्पत्ति ऑफ बायोजेनेसिस, ऑफ बायोजेनेसिस माने निर्जीव उत्पत्ति हुई है, निर्जीवों से ही सजीव बने हैं। निश्चित बात है, निर्जीव से ही सजीव बने, क्योंकि वातावरण तो निर्जीव ही था, जीवन उत्पन्न हुआ, उसमें ऑक्सीजन तो थी नहीं, तो निर्जीव ही उत्पत्ति हुई। तो ओपेरिन का 1923 में जो सिद्धांत दिया गया, जिसको उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ
ओरिजिन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति, एक पुस्तक लिखी, उसी में उन्होंने सिद्धांत लिखा। उसी सिद्धांत का समर्थन 5 वर्ष बाद 1928 में हाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने भी किया कि ओपेरिन का जो सिद्धांत सर्वमान्य है। और वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिया वो सर्वमान्य नहीं रहा, कुछ त्रुटियां आती चली गई, कई तरह के सिद्धांत दिए गए, लेकिन इनका सिद्धांत सर्वमान्य रहा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई। उसको आगे वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी करके दिखा दिया जीवन की उत्पत्ति हुई। तो ओपेरिन का सिद्धांत जो जीवन की रासायनिक उत्पत्ति है, जीवन की केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको अबायोजेनेसिस कहते हैं, निर्जीव उत्पत्ति है, वो कुछ तथ्यों पर आधारित है। उनके तथ्य क्या है? पहला तथ्य देखो हेडिंग के रूप में, जीवन की उत्पत्ति सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण या उत्पत्ति। ओपेरिन के अनुसार में यहाँ लिखा है पृथ्वी के प्राचीन वायुमंडल में, प्राचीन जो पुराना वायुमंडल पृथ्वी का है, ऑक्सीजन गैस तो थी नहीं, परंतु वायुमंडल में जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ लिखा हुआ है जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN हमने लिखा है, हाइड्रोजन साइनाइड इत्यादि रासायनिक पदार्थ आदि पृथ्वी के वायुमंडल में उस समय उपस्थित थे। इन रासायनिक पदार्थों के बीच रासायनिक क्रिया हुई, रासायनिक पदार्थों की रासायनिक क्रिया हुई। उस समय पृथ्वी का तापक्रम काफी अधिक था। पृथ्वी के अधिक तापक्रम में जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें थी और वज्रपात वगैरह होता था, बिजली चमकती थी, वज्रपात होता था, तो उस वज्रपात, सूर्य की पराबैंगनी किरणों, इनके प्रभाव से उस आदि पृथ्वी के जो वायुमंडल था उसमें विभिन्न पदार्थों ने आपस में क्रिया किया, रासायनिक क्रिया हुई, और क्रिया करने के बाद विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन उत्पन्न हुए। उसमें यही हाइड्रोकार्बन गर्म जल में के साथ, गर्म जल था जिसको गर्म तरल सूप कहा गया, गर्म तरल सूप, हॉट डाइल्यूट हॉट सूप। ये हाल्डेन 1928 में समर्थक उन्होंने बताया था, क्रिया करके विभिन्न जैसे एसिटल्डिहाइड इत्यादि ये पदार्थ बने। अब जब सरल पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ बन गए रासायनिक क्रिया से, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ बनने लगे। देखो जटिल कार्बनिक पदार्थ से दूसरा लाइन आ गया, जटिल कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति, जटिल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति या पदार्थों की उत्पत्ति सरल कार्बनिक यौगिकों की क्रिया से। जो सरल कार्बनिक यौगिक बने उनकी क्रिया से कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन है, वसी अम्ल ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे इथाइल अल्कोहल है। ये थोड़ी जटिल रचना बनने लगी। ये जटिल जब कार्बनिक यौगिक बनने लगे, इनसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड वगैरह बने तो न्यूक्लिक अम्ल, ये सब बनने लगे और बन करके जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया। यहाँ हमने कुछ लिख भी दिया है। सरल कार्बनिक यौगिकों की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड ग्लिसरॉल जैसे इथाइल अल्कोहल, अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन इत्यादि का निर्माण हो गया। ये आगे चल करके बृहत माने बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, वसा है, न्यूक्लिक एसिड है, ये बड़े बड़े बृहत जैव अणु बन गए। समुद्र के जल में, जल में ही हो रहा है, समुद्र के जल में क्रिया हो रही है। क्योंकि उस समय पृथ्वी जब ठंडी हो तो उसमें वाष्प ठंडी होकर के जल के रूप में बढ़ती, तो जगह जगह गड्ढे जो बने पृथ्वी के सब वाले भाग से, तो उसमें पानी इकट्ठा हो गया। समुद्र के जल में सब पूरी रासायनिक क्रिया हो रही है, और रासायनिक क्रिया हुई तो उसमें जटिल कार्बनिक यौगिक, ये जटिल जो कार्बनिक यौगिक बन गए, बड़े बड़े अणु बन गए, तो ये अंतर आणविक आकर्षण बल के बीच काम किया। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल काम किया, जिससे बड़े बड़े कोलायड, उस समुद्र के जल में बड़े बड़े गुच्छे के रूप में कोलायड, इसको कोएसरवेट कहा गया। कोएसरवेट्स की उत्पत्ति, तीसरी लाइन,
कोएसरवेट्स की उत्पत्ति। कोएसरवेट्स माने क्लस्टर, कोएसरवेट्स से लैटिन भाषा का शब्द माने होता है क्लस्टर में गुच्छा। क्या गुच्छा? जो बड़े बड़े बृहत कार्बनिक अणु बने ना, वो बृहत कार्बनिक अणु अंतराणविक बल से आपस में गुच्छे के रूप में इकट्ठा हुए और चारों तरफ झिल्ली, जल की झिल्ली चारों तरफ उसमें बन गई और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा, उसके अंदर, उस गुच्छे के अंदर, क्लस्टर के अंदर, जिसको कोएसरवेट्स कहते हैं, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, शर्करा है, ये सब जैव अणु उस क्लस्टर के अंदर, गुच्छे के अंदर आ गए, जिनमें जीवन उत्पन्न के लक्षण आ गए। ये कोएसरवेट्स, इसी कोएसरवेट्स से, गुच्छे से, इसको सिडनी फॉक्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि ये जो प्रोटीन के इत्यादि के अणु जल में इकट्ठा हुए, उससे माइक्रोस्फीयर बना, माइक्रोस्फीयर का निर्माण हो, उसको सिडनी फॉक्स अलग नाम देते हैं। एक कोएसरवेट्स, इसके अंदर जीवन के लक्षण आ गए, जिससे प्रोटोसेल का निर्माण हुआ। देखो चौथी हेडिंग आ जाएगी, प्रोटोसेल की उत्पत्ति। इसके अंदर विभाजन की क्षमता आ गई, अपने जैसे जैसे नए और कोएसरवेट्स बनाने की क्षमता आ गई, और इसमें आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड था उसमें उत्पन्न हो गया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से क्रिया करके न्यूक्लिक एसिड सब बनने लगे, बृहद अणु बने, जैविक अणु बने, तो उसमें जीवन का लक्षण आ गया। उसी से आदि कोशिका बनी, जिसका नाम कहा गया प्रोटोसेल। अब इसमें विभाजन की क्षमता धीरे धीरे आ गई और धीरे धीरे अपने जैसे अब उसमें रासायनिक कीमोसिंथेसिस की क्रिया, रासायनिक संश्लेषण क्रिया होने लगी। और जब रासायनिक संश्लेषण की क्रिया होने लगी तो कुछ जो प्रोटोसेल थी उसमें क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट बनने लगे जल के अंदर, और उससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति होने लगी। जब ऑक्सीजन की उत्पत्ति होने लगी तो जैविक वातावरण आ गया। इसके पहले अजैविक है, जब तक ऑक्सीजन नहीं है तब तक अजैविक वातावरण है, और उससे फोटोसिंथेटिक जो जीव उत्पन्न होने लगे। और इस तरह से एक कोशिकीय जीव, प्रकाश संश्लेषी जो हुए, उसे प्लांट से पौधों की कोशिका बनी, और जिनमें क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हुआ उससे जंतु की कोशिकाएं बनी। इस प्रकार क्रमशः जीवन उत्पन्न हो गया। जीवन उत्पन्न, ये ओपरिन ने बताया कि गर्म तरल सूप जो समुद्र का जल है, उसके अंदर ही विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों के आपस में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्रोटोसेल बन गई। एक कोश की सजीव समूह बने, धीरे धीरे उनमें विभाजन की क्षमता है, जिससे बहुकोश की यूकैरियोटिक कोशिकाएं पहले प्रोकैरियोटिक बनी, अब बाद में यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ये ओपरिन का सिद्धांत जो सर्वमान्य सिद्धांत है, क्योंकि रासायनिक क्रिया से बनी, निर्जीव वातावरण में बना, इसलिए इसको नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, प्राकृतिक सिद्धांत, या इसको कहते हैं जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत, कीमोजेनिक थ्योरी इसको कहते हैं, और बायोजेनेसिस इसको कहते हैं, क्योंकि निर्जीव चीज़ों से ही सजीव का निर्माण हुआ। इसी चीज को जीवन का उत्पत्ति हो गई, एक कोशिश से बहुत कोशिश बनने लगे, धीरे 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 बहुत से जीव धरती पर बन गए। इसको सिद्ध करने के लिए 1953 ईस्वी में, ध्यान दोगे, 1953 ईस्वी 1953 में दो वैज्ञानिक मिलर और यूरे का प्रयोग, हमने एक चित्र बनाया है, किताब में मिलेगा, इस चित्र को आप जरूर बनाएंगे खूब बढ़िया से, डायग्राम के साथ भी। ये मिलर और यूरे का प्रयोग पूछा जाता है, अगर 2020 में नहीं होगा तो देखिए भी जरूर पूछेगा, ये बोर्ड में बराबर अल्टरनेट करके प्रयोग आता रहता है। मिलर और यूरे, ये दोनों जो हैं गुरु और शिष्य हैं। मिलर, स्टैनले मिलर शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, स्नातक के छात्र हैं, और उनके गुरु हैं हेरोल्ड यूरे। दोनों आपस में मिल करके ओपरिन का जो सिद्धांत 1923 में दिया गया, जिसका समर्थन 1928 में हाल्डेन ने किया, उन्होंने देखा कि वास्तव में प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकली
इसको सिद्ध करके देखा जा सकता है। वैज्ञानिक सिद्धांत सही है गलत है, जब तक उसको प्रूफ नहीं किया जाएगा तब तक उसकी मान्यता नहीं मिलती। इन्होंने सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया? जो उस समय की आदि पृथ्वी में जो इन्वायरमेंट था उसी तरह का इन्वायरमेंट इन्होंने दिया। इन्होंने 2 फ्लास्क लिए, फ्लास्क बर्तन, एक बड़ा लिया 5 लीटर, ध्यान दोगे, बड़े फ्लास्क का डायमीटर पूरा जो उसका आयतन है वो 5 लीटर का है, और ये आधा लीटर का है, 500 ml का है। एक छोटा सा फ्लास्क है, बहुत छोटा, बहुत, दोनों में बहुत अंतर है। वो 5 लीटर, ये 500 ml, 500 मिलीलीटर, आधा लीटर का छोटा बर्तन है। इस बड़े वाले बर्तन में मिलर और यूरे ने क्या किया? 3 गैसों का मिश्रण किया। उस समय हमने क्या बताया? उस समय के आदि पृथ्वी के वातावरण में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब रासायनिक पदार्थ थे। तो 3 को उन्होंने लिया मुख्य, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और जलीय वाष्प। वाष्प है, वाष्प निकल रही, जलीय वाष्प, इसको इसमें इन्होंने लिया है। देखो यहाँ हमने लिखा CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2 हाइड्रोजन और जलवाष्प, चारों का मिश्रण लिया। किसमें लिया? 5 लीटर वाले बर्तन में। 5 लीटर वाले बर्तन। अब इसमें किया क्या? उस समय हमने क्या बताया? बिजली चमक रही है वायुमंडल में, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। ये रासायनिक क्रिया करने के लिए एनर्जी, ऊर्जा चाहिए, और गर्म तरल सूख है समुद्र का जल। ठीक वही इन्वायरमेंट यहाँ प्रयोग में अपने दे रहे हैं दोनों, कौन? मिलर और यूरे। इसमें ले ली, और देखो इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, धनोद और ऋणोद, पॉजिटिव और निगेटिव। 2 टंगस्टन, टंगस्टन एक धातु होती है, टंगस्टन धातु के 2 इलेक्ट्रोड, जिसको हिंदी में कहेंगे विद्युतोद, लगाए और उसमें विद्युत प्रवाहित किया और स्पार्किंग कराया। देखो यहाँ लिखे हम विद्युत स्प्रिंग, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग। स्पार्क कैसे कराते थे? बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी देते थे, बहुत ज़्यादा सेल्सियस का एनर्जी, 600 करीब डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उन्होंने विद्युत के द्वारा उसको खूब दिया। किसमें दिया? गैसों को लिया, मीथेन। हाँ, यहाँ एक चीज बड़ी ध्यान रखनी है, देखो यहाँ मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इसका मिश्रण 2:1:2 का अनुपात होना चाहिए। यानी मतलब क्या? हम इधर उधर भी लिख सकते हैं, मीथेन और हाइड्रोजन बराबर रहेंगे। जितना मीथेन गैस होगी उतने हाइड्रोजन गैस होगी, अमोनिया उसकी आधा होगी। हमेशा इस बात को, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि किस अनुपात में इन्होंने इसको लिया था। तो अनुपात यहाँ जाना जरूर, किताबों में वो जब अनुपात है नहीं, इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया है मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2 मीथेन, 1 अमोनिया और 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन, और कहीं अगर इसको हम लिखते हैं मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, 2 1 लिख देंगे। अगर मीथेन हाइड्रोजन करके मिश्रण में इन्होंने लिया, ठीक ना, जो प्राचीन वायुमंडल में है पृथ्वी को ही लिया है चीज। अब क्या किया? विद्युत स्पार्किंग कराया, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है या वज्रपात जो हो रहा है, ठीक वही इन्वायरमेंट यहाँ दिया। देखो अब यहाँ देने के बाद ये आपस में वैसे क्रिया कर रही है। जब क्रिया हो रही है, यहाँ से इनको लगा रहा है, यहाँ गर्म जल ठंडा जल, गर्म जल ठंडा वाले शीतक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है गर्म जल, ये शीतक, शीतक, शीतक यहाँ लिखे हैं, जिसको अंग्रेजी में कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर, उसको ठंडा किया जाए, जो ठंडा किया जाएगा मिश्रण तो पानी बदल जाएगा, फिर वाष्प बनेगी ना। जब विद्युत स्पार्किंग कराई जाएगी तो वाष्प में कैसे आएंगे? ठंडा होकर के, और यहाँ फिर इकट्ठा हो रहा है, कार्बनिक अणु इकट्ठा हो रहे हैं, लाल रंग का, थोड़ा सा मटमैला टाइप का, रेड कलर का मिला जुला कुछ रूप का एक लिक्विड पदार्थ प्राप्त होता है। इस लिक्विड को यहाँ छोटे फ्लास्क में पानी लिया जाता है। देखो छोटे फ्लास्क में क्या लिया जाता है? पानी, और इसको गर्म किया जाता है। यहाँ पर लिखना चाहिए थोड़ा सा गर्म, बर्नर टाइप का हो, बर्न करना या गर्म करना। छोटे फ्लास्क को पानी लेकर 500 ml वाला जो है, 500 ml वाला, ये 5 लीटर का है, 500 ml का फ्लास्क, दोनों की माप होती है। जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से वाष्प निकलती है, यहाँ निर्वात पंप को चलाता है, यहाँ से वाष्प निकलती है। तीर का निशान बनाया, यहाँ से जा रही है, तो ये जलवाष्प इसमें कहीं नहीं, जलवाष्प हमने लिख दिया, जलवाष्प।
अब 3 गैसें तो ली गई हैं, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये लेकर के अब गर्म की गई। तो बार बार इस प्रयोग को उन्होंने लगभग 7 दिन तक, सप्ताह तक कंटिन्यू ऐसा कराता रहा। कराते 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 यहाँ जो प्राप्त होता था लिक्विड, अंत में यहाँ आकर के यहाँ ऐसे आकर के प्राप्त होता था। उस लिक्विड का 7 दिन के बाद, लगातार 7 दिन तक, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में बहुत दिन तक अल्ट्रावायलेट रेज है, वज्रपात हो रहा है, ये गैस आपस में क्रिया करें, तुरंत कोई क्रिया होगी नहीं, समय लग रहा है। उसी तरह से समय इन्होंने लिया है। और जो लिक्विड थोड़ा लाल रंग का, पहला एक गाढ़े रंग का लिक्विड जो प्राप्त होता, उस लिक्विड का जब विश्लेषण किया तो देखा कि उसमें बहुत से अमीनो अम्ल मिले, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ये सब उसमें पाए गए। विश्लेषण करके देखा। यहाँ 2-3 नाम आपको जानना चाहिए मिश्रण में। अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लिसरीन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब बहुत 20 तरह के अमीनो अम्ल मिले। और अमीनो अम्ल का ध्यान रखो, ये प्रोटीन और अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड बनता है, यही जीवन का लक्षण है। इससे लेकर के बता दिया कि उनके आपस में क्रिया करके वो अमीनो अम्ल जो मिलते हैं, और बहुत से ग्लिसरॉल, फैटी एसिड वगैरह, उसमें बहुत से कार्बनिक यौगिक मिलते हैं उस मिश्रण में। और इससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो प्राचीन वातावरण था, उस प्राचीन वातावरण के हिसाब से वही चीज़ें अगर हमें प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करते हैं तो ओपनिंग का सिद्धांत 100% सही निकलता है, जो हाल्डेन ने समर्थन किया था। तो 1953 में, 20वीं सदी का मिडिल हिस्सा है, सोच लो, 1953 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बता दिया कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव वातावरण यहाँ सजीव है नहीं, कुछ नहीं है, ये निर्जीव वातावरण में क्रिया हो रही है। और इस तरह से जो प्रोटीन, अमीनो अम्ल वगैरह मिलते हैं, उन्हीं से ही जीवन के लक्षण आगे चल कर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष, इसको हेडिंग में बांट करके बुक से आप पढ़ेंगे इसको बढ़िया से। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संक्षेप में, इसके बाद क्रम विकास की सब घटनाएं और डार्विन और लैमार्क का सिद्धांत आगे बताना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे तो समझ में है।